क्षेत्र अररिया लोकसभा है, नेपाल की सीमा और बंगाल से मैं के सीमा से आता हूं। महोदय, हमारे यहाँ काफी बाढ़ आती है। महोदय, एक तो मैं प्रश्न किया हूं, कुछ जवाब मिला है, कुछ मेरा जवाब भी सही नहीं मिला है। प्रश्न मैं किया हूं, आपने तटीय इलाके की बात कहा है, मैंने पूरे देश का ब्यौरा मांगा है। नमस्कार, द एचडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नेताजी का रिपोर्ट कार्ड, इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम तमाम उन पहलुओं को आप तक लेके आते हैं जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके मन में क्या था, क्या हुआ, कहाँ तक हुआ और वह क्या चाहते हैं, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, तमाम बातें करते हैं। हमारे साथ अररिया से एमपी प्रदीप कुमार सिंह हैं, हम बात करेंगे। प्रदीप जी, रिपोर्ट कार्ड, नेताजी का रिपोर्ट कार्ड जो हमारा कार्यक्रम है, उसका मकसद यही है, जो जनप्रतिनिधि है उनका क्या रहा है विकास का रिपोर्ट कार्ड, कहाँ तक वह उन्होंने अपना विकास को आगे बढ़ाया है, कैसे कैसे विकास के मार्ग पे वो आगे बढ़े हैं, हम तमाम बातें करेंगे। सबसे पहले आप विधायक भी रहे हैं, जो बिहार विधानसभा में भी आपकी मौजूदगी रही है। उसके बाद 2009 में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी। उसके बाद 2019 में आप पुनः फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। तो इतना दिन अररिया से कहीं न कहीं जो लगाव रहा, तो आपका रिपोर्ट कार्ड अगर हम जिक्र करें, जो 1 साल हो गई इस एनडीए की सरकार जो है उसका, तो क्या रहा और कहाँ तक कुछ कर पाए हैं, क्या कुछ करना है? सबसे पहले मनोवांछित जो चीज़ है वो जानना चाहेंगे, जो सबसे पहले आपका क्या सपना है, क्या चाहते हैं? देखिए, जहाँ से हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी, अररिया के 2 बार विधायक भी लोग चुना और सांसद के रूप में भी मैं दोबारा हूँ। 9 से 14 था, 14 में जो है नहीं आ पाए, फिर 19 में यहाँ की जनता ने अपार मतों से मुझे जिताई है। इसके लिए अररिया की जनता को आपके चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद करते हैं, उसका आभार व्यक्त करते हैं कि आप जिस उद्देश्य से लोगों ने पुनः चुना और अपार मतों से चुना, हमारी कोशिश है कि अररिया का सर्वांगीण विकास हो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहे हैं कि न्यू इंडिया बनाऊंगा, मेरा भी सपना है कि न्यू अररिया बनाऊंगा। ये मेरा सपना है और उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ, लगातार मैं लगा हुआ हूँ। पार्लियामेंट के अंदर लगातार मैं क्वेश्चन किया हूँ, जो यहाँ का मूल समस्या है। हर क्षेत्र का अलग अलग समस्या होंगी। प्रदीप जी, हमने आपका जो है पुराना जो है वीडियो हमने देखा, इसमें आप लगातार जो है लोकसभा में अपनी आवाज़ की बुलंदियों को किस तरीके से आपने रखा है, हमने भी देखा है उस वीडियो को। तो रेलवे लाइन की बात हुई है, महानंदा नदी की बात हुई है, फैक्ट्री लगाने की बात हुई है, एजुकेशन की बात हुई है। तो अगर हम बात करें, जो प्रदीप कुमार सिंह का वो कौन सा सपना था जो पूरा हो गया, पहले इस की बात करते हैं। देखिए, मैं इस बार जब पुनः यहाँ से सदन में लोगों ने जिता के भेजा, तो मैं जब यहाँ से गया तो मैं पहला सवाल किया जी, और व्यक्तिगत माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला। मैंने 8 मुद्दा रखा था जो मांग पत्र लेके गया था। इसी बार सदन अप्रैल में जब चल रहा था, तो मैंने एक लेटर दिया, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि मैं व्यक्तिगत मिलना चाहता हूँ। हाउस के अंदर जो बातें रखा वो तो सामने है कि लगातार मैं रखा हूँ, चाहे वो नदियों की बात हो, बाढ़ आती है, आपदा आती है, बाढ़ हर साल आती है, कभी कम कभी बेसी। तो कोसी के चलते हम लोग, कोसी के त्रासदी की वजह से यहाँ के किसान जिल्लत का ज़िंदगी जी रहा है, फसल बर्बाद होता है, जान माल का क्षति होता है, रोड पुल टूटता है, उसको हम लोग बनवाते रहते हैं। तो हमने इन बातों को बजाबते सदन में रखा है और व्यक्तिगत माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल के मैंने यही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं उस क्षेत्र से जीत के आया हूँ जहाँ के लोग आपको बड़ी आशा और उम्मीद से देख रही है, और इस बार हमको वोट नहीं दिया है प्रदीप सिंह को। इस बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री 5 साल में नरेंद्र मोदी जी का काम काज को देख के अपार मतों से जिताया है, आपके नाम पे वोट दिया है। और कोसी के त्रासदी जो होता है, क्योंकि हमारे यहाँ परवान, भुलवा, बकरा, नहंदरा, महानंदा
सुरसर जैसी अनेक नदियां हैं और नेपाल से आती है, और वह छोटी छोटी नदियां हैं। थोड़ा भी बारिश 2-3 दिन नेपाल हो जाए तो यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो इसलिए उनको रोकने के लिए हमने यह भी कहा एक ठोस कदम उठाना चाहिए और नदियों का तटबंध बनना चाहिए। महानंदा से लेके कोसी तक जितनी नदियां हैं बीच में, सबका बजाबते नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षात्मक बांध होना चाहिए। एक यह मुद्दा रखा और उसमें सर्वे हो रहा है। अभी हमने जो सदन में रखा, सरकार संज्ञान में लिया और व्यक्तिगत मिलके भी जब अनुरोध किया तो यह भी एक मुद्दा था। हमने कहा कि जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ की जनता, जब मिला था मैं व्यक्तिगत माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि वहाँ की जनता बड़ी आशा और उम्मीद का, वहाँ का कोसी और सीमांचल का, मिथिलांचल कहिए आप, उसका दर्द लेके मैं आया हूँ और आपसे बड़ी उम्मीद है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच नहीं है, कभी वो प्रधानमंत्री हुए थे तो उन्होंने 4 लेन रोड बनाया, कोसी महासेतु बनाया, वो स्वयं जाके किया था और आज भी लोग उसको भुला नहीं पाता है। उसी तरह से आपसे उम्मीद है कि आप बाढ़ से मुक्ति दिलाएंगे और सभी बांधों का बाढ़ सुरक्षात्मक बांध बनेगा। ये आपका अगर हम बात करें जो ख्वाहिश की बात करें तो ये ख्वाहिश में आता है, जो एक मनवांछित चीज़ें होती है, जो बहुत दिन से मन में है ये चीज़ें हो जाए, तो ये हो गई। लेकिन कोई अब दूसरा बात करेंगे प्रदीप जी, जो साकार होने की बात करेंगे, जो क्या जो ऐसी योजनाएं थी जिसको आप चाह रहे थे और वो योजनाएं पूरी हो गई और धरातल पे आ गया, तो आपको कहीं ना कहीं सुकून मिला, चलो ये हम चाह रहे थे ये हो गया। देखिए, काम तो मूलभूत समस्या है। एक तो बड़ा था बाढ़, उसकी मुक्ति की बात, उस पर लगे हुए हैं और अभी जानकारी मिली है कि उसमें पैसा भी कुछ रिलीज हुआ है। और चूंकि बरसात का टाइम अभी बांध तो बंद नहीं सकता है, क्योंकि मिट्टी का काम होना है, तो वह भी काम लगभग एक फेज में काम महानंदा से कटिहार तक, महानंदा का फर्स्ट फेज में काम हुआ है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज का काम होने से ये सभी नदियां आ जाएगी, तो उसमें पैसा कुछ रिलीज हुआ है। मुझे लगता है कि 2-3 सालों में बाढ़ का सुरक्षात्मक बांध बनेगा, यह हमको लगता है कि यह पूरा हो जाएगा। दूसरा था कि अररिया, यह नीति आयोग की रिपोर्ट है। हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी प्रधानमंत्री होते थे वह राज्यों का चिंता करते थे, लेकिन यह पहला प्रधानमंत्री है, कितना संवेदनशील है ये, कि इन्होंने जिला वाइज सर्वे करवाया है कि भारत में ऐसा कौन जिला है जो पिछड़ा रह गया। तो लगभग 113 जिला का नाम आया है जो पिछड़ा जिला भारत में रह गया है, और उसमें अररिया जिला भी एक नाम आया है। यह भी प्रथम नाम है पिछड़ा जिला में। तो हमने कहा कि वहाँ आज भी स्वास्थ्य का कोई सुविधा नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश को 75 मेडिकल कॉलेज देने की बात कहा है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि एक पिछड़ा इलाका में वहाँ पे मेडिकल कॉलेज अररिया में होना चाहिए। और सरकार से चिट्ठी आ गई और हम लोगों को ज़मीन मांगा गया, हमने 25 एकड़ ज़मीन सरकार को भिजवा दिया है। तत्पश्चात यहाँ पे कोरोना महामारी हो गया और बिहार सरकार को भेज दिए हैं। अब बिहार सरकार का काम है कि कैबिनेट में इसको फैसला लेकर के इमीडिएट भारत सरकार को भेजेंगे और आने वाला दिन में अररिया में एक मेडिकल कॉलेज होगा, ताकि गरीबों का इलाज के लिए, आम लोगों की सहूलियत के लिए यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हो सके। ये कहाँ पे मेडिकल कॉलेज की जो आपने ज़मीन की बात की है, किस जगह का लोकेशन? ये रामपुर कोदरकट्टी एक पंचायत है, यहाँ से 10 किलोमीटर के अंदर है, 8 किलोमीटर होगा हमारा अररिया 0 माइल से। तो मैंने ज़मीन एक्वायर करके जिला अधिकारी से कह के, एक राम जानकी मठ की ज़मीन थी और उनका जो भी वारिस थे पंडित पुजारी सब इस दुनिया से चले गए। तो यह नियम है कि अगर वह ज़मीन, कोई पुजारी नहीं है तो वह ज़मीन को भी कोई इंक्लोजमेंट कर रहा था, तो ग्रामीण के बीच बैठ करके सुलह हो गया और ग्रामीणों ने भी सपोर्ट किया कि अनेक काम है, इसमें देना चाहिए। और जिलाधिकारी और सरकार का भी यह प्रावधान है, नियम है, यदि उनका कोई नहीं तो वह स्वतः सरकार की ज़मीन हो गई। तो जिलाधिकारी से मिलके हम लोगों ने इसको एक्वायर करके भेज दिया है और वो प्रोसेस पर है। मुझे लगता है कि आने वाला दिन में अररिया में मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो बांध की बातें हो गई प्रदीप जी, स्वास्थ्य की बातें हो गई प्रदीप जी, अब आगे अगर बात करते हैं शिक्षा की बातें आती है, बात करते हैं सड़क की बातें आती है, बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की बातें आती हैं, तमाम मुद्दे हैं।
तो अभी ये 2 से आगे बढ़ते, तीसरा क्या ऐसा रहा जो आपको उससे खुशी हुई, चलो ये भी मेरा हो गया या होने वाला है? उसी तरह से यहाँ पे देखिए कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं था। जैसे बिहार में बच्चे मेधावी हैं, हमारे यहाँ भी हर साल 1-2 IAS IPS कंप्लीट करता है। ये रेणु की धरती है, रामलाल सिंह स्नेही की धरती है, द्विजदेनी जी की धरती है, साहित्यकारों की धरती, कवियों का धरती रहा है। काफ़ी उर्वरक वाली ज़मीन है यहाँ। यहाँ प्रतिभा का कमी नहीं रहा है। फणेश्वर नाथ रेणु जैसे साहित्यकार इसी धरती पे जन्म लेते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ना चाहता है लेकिन उनको सुविधा नहीं है। लोग दिल्ली, पंजाब, मुंबई, अन्य राज्यों में पढ़ने जाता है। तो हमारी इच्छा थी कि अररिया में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, वह बन के खड़ा हो गया है, उसमें पढ़ाई भी शुरू हो गया है। दूसरा था क्या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, 90 करोड़ की लागत से। यहीं पे फणेश्वर नाथ रेणु का धरती है, रेणु गांव सिमराहा में वह कॉलेज बन रहा है। आने वाला 1-8 साल में वहाँ इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात आपने की और फिर जो पॉलिटेक्निक की बातें आपने कही, ये कब मतलब जो है आपके कार्यकाल में ये चीज़ें? जी, हमारे अभी यहाँ तो पढ़ाई भी शुरू हो गई पॉलिटेक्निक का, और इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। लगभग 80% काम भवन बन रहा है, करीब 90 करोड़ के लागत से। और मुझे लगता है कि 6 महीना के अंदर अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक 100% पूरा हो जाता। इसलिए वह भवन बन रहा है 100 करोड़ का। 90 करोड़ का मतलब है 100 करोड़, 1 अरब का। तो विशाल बन रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी निश्चित तौर पे अगर इतनी सारी बातें निकल के आती है, महानंदा की बातें निकल के आती है, मेडिकल कॉलेज की बातें निकल के आती है, इंजीनियरिंग कॉलेज की बातें निकल के आती है, पॉलिटेक्निक की बातें निकल के आती है, तो इतना कुछ होने के बाद ये जरूर कयास लगाया जा सकता है जो आने वाला समय जो है अररिया के लिए अच्छा रहेगा। प्रदीप जी, हम एक सवाल लेंगे क्योंकि रिपोर्ट कार्ड की बातें हो रही है, तो आपसे मिलता जुलता भी सवाल रहेगा। आप जो आपकी 4 बच्चियां हैं और आपने चारों को शिक्षा बहुत बेहतर ढंग से दिया है आपके अनुसार, तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आप क्या राय रखते हैं? अररिया की जो है उन तमाम बच्चियां जो पढ़ना चाहती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो हुनरमंद बच्चियां हैं, उनके लिए क्या आपका है, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, महिला सशक्तिकरण में भी माननीय प्रधानमंत्री बड़ा फैसला लिया है, और बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी को भी मैं धन्यवाद करूंगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने भी, यह बिहार का पहला राज्य है जिन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। आज आप पुलिस में जाइए तो 50% हमारी बहनें हैं। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। जो महिलाएं कभी ब्लॉक नहीं देखी थी, थाना नहीं गई होगी, आज मुखिया हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, जिला परिषद हैं। तो यह भी एनडीए सरकार का दिन है, माननीय नीतीश कुमार का दिन से आज महिलाएं भी वो घर से निकल के जनप्रतिनिधित्व करती है, मुखिया बनती है। यह बिहार सरकार पहला सरकार है बिहार का जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, और महिलाएं सड़क पर आती है। बल्कि पुरुष की अपेक्षा महिलाएं पढ़ने लिखने में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में आप जहां जाइए, और जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद हैं, जो महिलाएं सिर्फ खाना बनाने का काम करती थी, मात्र उसको जो है कुक बना के रखा था कि घर में रह कर के अपने मर्दों को खाना बना के खिलाएगी, अब वहाँ तक सीमित नहीं रह गई। महिलाएं जो है अब घर से बाहर निकल कर के वो आगे बढ़ रही है, और हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कि कोई भी परीक्षा में जब वो पढ़ती है, लिखती है, आप देखिए वही टॉपर बन रही है देश के अंदर, राज्य के अंदर। तो इसलिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलना चाहिए, और जो हम पुरुष करते हैं महिलाएं करेगी। दोनों मिलके अगर काम करेगा तो उस घर का तरक्की होगा, और जब घर तरक्की होगा तो समाज बनेगा, तब देश बनेगा, तो राष्ट्र बनेगा। प्रदीप जी, उसी के मद्देनजर मेरा यह सवाल भी था, जो क्या ऐसी कुछ महिला इंस्टीट्यूशन या फिर महिला कॉलेज या फिर ऐसे कुछ शिक्षा हब जो है एक आप बनाने की सोच रहे हैं, या हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे तो आप बताइए, ताकि लोग भी जानें। क्योंकि हम लोग देखते हैं जो अररिया जो है, मैं भी इसी एरिया से आता हूँ, क्योंकि हम देखे हुए हैं जो बाढ़ की त्रासदी, सड़क, लेकिन फिर भी उन तमाम ऐसी
बस्ती है जहाँ से जो है लड़कियाँ पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। तो इस क्षेत्र में अगर आप कुछ सोचते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं, जब बताएं। नहीं, हम चाहते हैं कि जैसे अररिया में हमारा एक महिला महाविद्यालय है जी। लेकिन वो प्राइवेट है, वो पूर्ण सरकारी नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जहाँ है ठीक है, जहाँ नहीं है वहाँ पे सरकार को करना चाहिए। और महिलाओं को शिक्षा के लिए, उसका खास करके गरीब महिलाओं के लिए, जो गरीब लोग हैं उनको पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालय होना चाहिए, हर जिला में होना चाहिए। इसका बढ़ावा मिलना चाहिए और ताकि वो भी आवासीय विद्यालय में रह के उनका भरण पोषण, खाना पीना मिले। हालांकि सरकारें तो काम कर ही रही है, लेकिन स्पेशल जैसे अररिया में एक प्राइवेट कॉलेज, हम चाहेंगे कि सरकारी कॉलेज महिलाओं के लिए बिल्कुल होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए, ताकि उच्च शिक्षा के लिए उसको कहीं बाहर नहीं आने वाले समय आप उसके लिए मांग उठाएंगे? जी, मैं इनके लिए मांग उठाऊंगा। आने वाला दिन में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगा और देश के अंदर में भी मैं सरकार से कहूंगा, प्रधानमंत्री से, कि महिलाओं के लिए काम होना चाहिए, महिला सशक्तिकरण में इसको जोड़ना चाहिए। प्रदीप जी, हम जानना चाहेंगे क्योंकि अररिया जो है सीमांचल भूमि है, नेपाल की सीमा लगती है, और अररिया की जो अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो यहाँ पे कभी पंचनाथ रेणु जैसे लोग भी यहीं से मतलब इतनी ख्याति उनको मिली है। अब तमाम बातें हो गई, अब हम बातें करेंगे सड़क की बातें करेंगे, अब हम बातें करेंगे बिजली की बातें करेंगे, अब बातें करेंगे जो अररिया को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं। बस 3 बातें करेंगे। जी बताया जाए। देखिए, इस बार की बात है, मैं पहले भी मैं काम किया था, पीछे मैं नहीं जाऊंगा। 1 साल बने हुआ है, 1 साल कुछ दिन हुआ, 10 दिन 15 दिन। आपको आश्चर्य लगेगा, 150 ब्रिज हमने प्रधानमंत्री सड़क का स्वीकृत करवा के, टेंडर करवा के, मार्च के अंदर हम 100 ब्रिज का शिलान्यास करके पार्लियामेंट गए थे। कहीं आधा बना, कहीं अधूरा बना, लॉकडाउन की वजह से पूर्ण काम नहीं हो सका, लेकिन बरसात के बाद होगा। 150 ब्रिज, और कोई भी ब्रिज, क्योंकि बाढ़ का इलाका है, यहाँ वेल फाउंडेशन पुल चाहिए, और कोई भी ब्रिज करोड़ से नीचे का नहीं है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ का ब्रिज, मैंने 150 ब्रिज। आप बिहार में अगर सर्वे करेंगे, अगल बगल भी हमारे ज़िला हैं, कटिहार है, पूर्णिया है, सुपौल है, ये भी बाढ़ वाला ज़िला है, कटिहार ज़िला भी काफ़ी बाढ़ है, लेकिन आप सर्वे करिए, 150 ब्रिज किसी ज़िला में बिहार में पास नहीं हुआ होगा। बाढ़ वाला ज़िला में भी, अररिया ज़िला में हमने करवाया है और उसका काम शुरू है। महामारी की वजह से बंद हुआ, और प्रधानमंत्री सड़क का फर्स्ट फेज का काम पहले हुआ था, जो 12 फीट मात्र चौड़ी सड़कें बनती थी, और पूरे बिहार में सेकेंड फेज का काम, और 20 mm उसकी मोटाई होती थी, 12 फीट चौड़ी और 20 mm मोटी। ये पहला बार प्रधानमंत्री जी ने बिहार में लगभग 24 या 2200 किलोमीटर रोड दिया, और उसमें 375 किलोमीटर रोड हमने अररिया जिला में स्वीकृत करवा करके सैंक्शन करवा दिया। किसी जगह काम शुरू हुआ है, किसी जगह नहीं भी हुआ है, टेंडर करवा के वर्क आदेश हो गया। ये पानी बरसात खत्म होगा, कई जगह काम शुरू भी किया है, यानी 375 पौने 400 किलोमीटर। आप समझिए कि 38 जिले हैं बिहार के अंदर, और उसमें 375 किलोमीटर हमारे जिले में आता है, इससे बड़ा उपलब्धि क्या होगा। दूसरी बात कि यह 18 फीट चौड़ी बनेगी। पहले 20 mm मोटी होती थी, 12 फीट चौड़ी। अब यह रोड बनेगा 75 mm मोटी और 18 फीट चौड़ी। फेज 2 का बिहार में पहली बार, उसमें अररिया जिला में सर्वाधिक रोड लाके दिया। तो रोड और पुल का काम किया, और मुख्यमंत्री सड़क का तो कोई ठिकाना नहीं है। सैकड़ों सड़क इस साल में बना है, और 150-100 सड़क से ज़्यादा का। अभी हमारा इंजीनियर से बात हुई थी, बोला 15 दिन के अंदर 100 और सड़कों का टेंडर निकाल रहा हूँ। तो सड़क पुल पुलिया का जाल बिछाऊंगा। और बिजली जो है कई गांव में नहीं था, अब मैं कह सकता हूँ कि हमारे ज़िला में
हमारे लोकसभा क्षेत्र में 99% नहीं 100% गांव में हर घर में बिजली पहुंच गई। यह बड़ी बात है। ये बिहार सरकार का, आपकी सरकार है उसकी लक्ष्य भी रही है। जी, ये बिहार सरकार का और भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री तो 18,000 गांव में बिजली पहुंचाया। ये मामूली बात नहीं होता है 5 साल के अंदर। और बिहार सरकार को भी धन्यवाद देंगे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, सुशील मोदी जी को, उप मुख्यमंत्री को। बिहार में भी गांव गांव नहीं, घर घर बिजली पहुंचा दिया। अब हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत खेतों में बिजली ले जाने की बात हो रही है। अभी जो किसान मक्का का खेती या गरमा का खेती, गेहूं का खेती जो करता है तो डीजल महंगा खरीदता है। अब तो हमारे किसान का खेत में बिजली लगने जा रहा है, काम चल रहा है। मुझे लगता है कि 1-1.5 साल के अंदर हर किसान के खेत में बिजली पहुंच जाएगी और सस्ती रेट में बिजली मिलेगी। 70 रुपया लीटर डीजल उसको नहीं खरीदना पड़ेगा। और जब बिजली पहुंच जाएगी तो पानी की समस्या हल, महंगी डीजल नहीं खरीदना उनको, तो ऑटोमेटिक किसान का आमदनी दोगुना हो जाएगा। तो सरकार का लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी का माननीय, कि किसान का आमदनी 2022 तक दोगुना करूंगा, और उस लक्ष्य की ओर सरकार काम कर रही है। अब अंतिम सवाल सब कुछ को जोड़ते हुए, अररिया जो है आने वाले समय में कैसा दिखेगा? इसका आकार, इसका स्वरूप, इसकी जो कल्पना है वो कैसी रहेगी? हम छोटा शब्द में आपसे जवाब चाहेंगे दर्शकों के लिए। एक नया अररिया बनेगा, बाढ़ मुक्त अररिया बनेगा। उद्योग भी लगाएंगे, यहाँ मक्का का फसल होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग काम करेंगे, मेडिकल कॉलेज भी लाएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। और आने वाला दिन में जितनी बातें मैंने किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, पुल पुलिया के क्षेत्र में, उद्योग धंधे के लिए भी हम काम करेंगे। और हमारा फारबिसगंज में एक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट को भी मैं चालू करवाने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि चीन और इंडिया से हमारा संबंध अच्छा नहीं है। चूनापुर में एयर डिफेंस का हमारा है। 1962 में चीन और इंडिया की जब लड़ाई हुई थी, उसके बाद फारबिसगंज में एयरपोर्ट बना था। हम चाहते हैं कि वो भी एयरपोर्ट चालू हो उड़ान योजना के तहत, ताकि हमारे गरीब इलाका के लोग भी, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ सके। यह मेरा सपना है। और आने वाला दिन में एक नया अररिया बनेगा, चारों तरफ चौमुखी विकास करेंगे, यही हमारा। और किसान के लिए सर्वाधिक काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारों के लिए, हर क्षेत्र में सबका विकास हो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबका पक्के का घर हो। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 2022 तक सबका पक्के का घर बन जाए, और उस दिशा में काम हो रहा है। एक एक पंचायत में 500-700 प्रधानमंत्री आवास आ रहा है। अब लोग घर बना रहा है। अब घास का घर, झोपड़ी किसी को रहने नहीं देंगे, ऐसा प्रधानमंत्री का सपना है। एक नया अररिया जिसमें कोई चीज़ का कमी नहीं दिखेगा, ऐसा बनाना चाहते हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपोर्ट कार्ड के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद आपका भी, चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे इंटरव्यू लिया और आपके माध्यम से देश और दुनिया देखेगी, अररिया के लोग देखेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह थे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का हमारा मकसद बस यही है, जो आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, कैसे उनकी बातों को हम आप तक पहुंचाएं, जो भी उनके द्वारा विकास कार्य किया जा रहा है वो उसके बारे में हम आपको अवगत करवाएं। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एचडी न्यूज़। सहयोगी राजेश कुमार के साथ अंशु झा, एचडी न्यूज़, अररिया।